force, acceleration, inertia, mass, work done, velocity, momentum, weight, motion, force, etc. अब तो ऐसा लगता है कि फिजिक्स ने नहीं छोड़ा है कुछ भी डिस्कवर करने के लिए, कुछ बचा ही नहीं है। अब जो बचा है वो सीखने के लिए बचा है, सो अब सीखना ही पड़ेगा भाई। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको अभी स्क्रीन पे, वो सब के फॉर्मूले और ऐसा यूनिट बताने ही वाला हूँ भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर दिस वीडियो विथ अवर इंट्रो। तो सबसे पहले आता है अपना, यू मस्ट बी फैमिलियर विद इट, द फोर्स। फोर्स का मतलब तो आपने 5th और 6th क्लास में पढ़ लिया होगा। वो चीज़ जो अपन किसी के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बस उसमें अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा, इसी को बोला जाता है फोर्स। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो है ma, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी इन दोनों के भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी पता चलने वाले हैं। सो अपन इसकी ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं। ऐसा यूनिट है इसकी न्यूटन, बाबा नहीं, न्यूटन। एक यूनिट होती है न्यूटन, उसको याद रखियो। मान लो कि आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो। आपने कभी ना कभी तो स्पीडोमीटर देखा होगा जो कार में और बाइक में लगे रहते हैं। हर कार और बाइक में एक लिमिट सेट रहती है जो 120 किलोमीटर पर आवर या फिर 240 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती ही है। सो इसी मीटर से हमें पता चलता है कि जो हमारी गाड़ी है वो कितना एक्सेलरेटेड है, मतलब कितनी तेज़ चल रही है। वो ज़्यादा भी तेज़ नहीं होना चाहिए। सो इस चीज़ से आपने क्या सीखा? वैसे तो अभी कुछ नहीं सीखा, अभी तो फॉर्मूले आएंगे तब सीखोगे। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी और टाइम टेकन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इसकी जो यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस वक्त कहाँ पर हो, तो आप बोलोगे घर में या तो कहीं और, लेकिन अभी एग्जैक्टली आप हो धरती पे। सो जो धरती है वो एक तरफ और जो मून है वो एक तरफ। सो इन दोनों के कंपैरिजन में आता है बीच में मास। सो जो मास है वो दो चीज़ों से बना है, वो है डेंसिटी और वॉल्यूम। सो अगर अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें सो बनता है अपना मास। और अगर अपन वेट की बात करें सो वेट बनता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका एक फैक्ट मैं बताने वाला हूँ। सो द फैक्ट इज, जो अपना मास होता है वो चेंज नहीं होता है, भले ही आप मून पे हो, लेकिन वेट हमेशा चेंज हो जाता है। इसका एक सीधा उदाहरण है मून और अर्थ। सो जो अर्थ है उस पर अपना वेट अलग हो जाता है क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेज रहता है, और जो अपना मून है उस पर थोड़ा कम रहता है। सो अपन अगर मास से जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इंटू करें तो वेट थोड़ा अलग आएगा। सो इससे अपने को पता चलता है कि मास तो सेम रहता है लेकिन वेट कम हो जाता है मून पे, और कहीं भी देख लो ज़्यादा कम होता ही है। सो दिस इज द फैक्ट। सो हमने मास पढ़ लिया है। सो अब अपन जो डेंसिटी और वॉल्यूम है उन दोनों का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर अपने को वॉल्यूम और डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो पहले अपना वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को डेंसिटी को मास के नीचे करना पड़ेगा। सो करने के बाद अपना नया फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, और एक और फॉर्मूला डेंसिटी का बन जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। आप इसी मेथड से और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं मैथमेटिकली। सो दिस इज द ट्रिक ऑफ मैथ्स। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास मेरा फेवरेट क्यूब मिरर क्यूब रखा हुआ है, जो कि इस समय रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन मैं जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ सो वो तुरंत ही मोशन में आ जाता है। और अगर मैं फाइनली इसको दूसरी जगह से वही एग्जैक्ट फोर्स लगाऊं सो
ये वापस धीरे धीरे 0 पर ही आ जाएगा। सो इससे अपने को पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। मतलब वो शुरुआत में कितना गया उसको बाद में वो जितना भी दूर गया उसमें से माइनस कर देना है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, इनिशियल डिस्टेंस है अपना 0.8 मीटर और उसके बाद जब अपन ने उसको वापस लाया सो उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो जो अपना फाइनल डिस्टेंस है वो भी 0.8 मीटर है। सो वो दोनों माइनस हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे। सो आप ये भी कह सकते हैं कि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया क्योंकि वो वहीं पर जाके वापस से बैठ गया। सो अगर आपको अभी भी पता नहीं चला है कि डिस्प्लेसमेंट किस चिड़िया का नाम है तो मैं बता दूं, जिस भी जगह से आप स्टार्ट करते हैं उस जगह से जितनी भी दूर आप कितना भी घूम फिर के गए हो, लेकिन जो आपका फाइनल पॉइंट है उस जगह से आपका जो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो कितना दूर है, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। सो ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात। अब मैं न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पे रहता है वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। सो अब बारी आती है हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल समझ लेंगे। So the definition is the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of force। मतलब जो rate of change of momentum है उसको आप लिख सकते हो final momentum minus initial momentum। अब उसके आगे क्या लिखा है, is directly proportional to an unbalanced force in the direction of force। तो अपन इसको इमीडिएटली लिख लेते हैं, जो अपना F है उसको अपन अनबैलेंस फोर्स मान लेते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ और बची है, वो है टाइम टेकन, मतलब उसने कितना टाइम कंज्यूम किया। तो इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा साइड में करते हैं और अपन इसमें m को कॉमन लेके f माइनस यू अपॉन टी को अलग रख लेंगे। और f माइनस यू अपॉन टी का एक फॉर्मूला है कि वो एक्सेलरेशन के बराबर होते हैं, मतलब a के बराबर होते हैं। सो अपन इस फॉर्मूले में a को पुट कर देते हैं। अब आपने शुरुआत में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma। सो ये इसी से बना है। सो अब ये फॉर्मूला पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। सो अब बारी आती है एक एग्जांपल की। जस्ट एज्यूम दैट कि आप एक ऑब्जेक्ट को धका रहे हैं अपने हाथों से। सो आपने उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स अप्लाई किया, वो एक्सेलरेटेड भी हुआ और उसमें मास भी था। सो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हों तो अपन हर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय मैथमेटिकल मेथड। लेकिन अगर वहीं पर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हो और दीवार हिले भी ना, तो अपन फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि उसका मास एक जगह पर बैठा हुआ है, वो हिलेगा नहीं। सो अब बारी आती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। सो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ। सो इस एग्जाम्पल में आपको क्या समझ में आया? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस लॉ की डेफिनेशन बता देता हूँ। सो द डेफिनेशन इज एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब कोई भी चीज़ को अगर अपन फोर्स अप्लाई करें बाय आवर हैंड्स और लेग्स और एवरी अदर लेफ्ट थिंग्स, सो बदले में वो अपने को एक अलग से रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जो उस फोर्स के बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं और आप एक बॉल भी ले सकते हैं, उससे भी ये सक्सेसफुल हो ही जाएगा। सो अब बारी आ गई है मेरे फेवरेट टॉपिक इनर्शिया की। सो इसको मैं डिटेल में बता ही देता हूँ। सो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास एक ग्लास है और एक वाटर जार है। इसके अंदर पानी में भर देता हूँ। उसके बाद मैं एक
कार्ड लेता हूँ और उसको इसके ऊपर रख देता हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास एक कॉइन भी है। उस कॉइन को मैं इसके बिल्कुल बीच में रख देता हूँ। सो ये बीच में रखा चुका है। अब मैं इस पे एक फोर्स लगाऊंगा तो देख सकते हैं आप क्या हुआ। सो यू कैन सी दैट द कॉइन इज जम्प टू दी वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। सो यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट कि ये क्यों बता रहा हूँ मैं। सो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि मैं अब इस कार्ड का और एक कॉइन का इनर्शिया बता रहा हूँ। सो आपने अभी देखा कि जो कार्ड है और कॉइन है वो दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन हमने जैसे ही उसे मतलब उस कार्ड को मोशन में लाया, मतलब उसे फोर्स दिया, सो जो कॉइन था वो रेस्ट पे था। सो उसने अपना इनर्शिया मतलब अपनी रेस्ट पे रहने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं छोड़ी। सो वो वहीं रेस्ट पे रहा और आखिरी में पानी में गिर गया। सो आप ये समझ सकते हैं कि जो इनर्शिया है उसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी जो उसे रेस्ट पे थमाए रखती है। सो अपन इसी के जैसा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो अगर एक कार जिसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ है और एक बाइक जिसमें लॉक खुला हुआ है, सो अगर अपन उन दोनों पे एक ही जैसा फोर्स लगाएं तो क्या होगा। सो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जो बाइक है वो खुली हुई है, सो अपन उसको आराम से धका सकते हैं, लेकिन जो कार है उसमें पहले से ही हैंड ब्रेक लगा हुआ है अलग से, वो बहुत भारी है। सो अपन उसको वैसे भी नहीं उठा पा रहे थे। सो उसमें हैंड ब्रेक और लग गया तो वो उसको हिला पाना और मुश्किल हो चुका है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि कार का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है और बाइक का इनर्शिया थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी है। सो अब बारी आती है मेरे मोस्ट फेवरेट टॉपिक की, जो है वर्क डन, और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो जो अपना वर्क डन है वो आप रुको एक सेकंड, मैं सबसे पहले तो एक वीडियो बता देता हूँ। वो वीडियो मैंने अभी पहले भी बताई थी, वापस से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो। सो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ चुका है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो अपना वर्क डन है वो होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब है कि उसमें फोर्स भी होना चाहिए जो अपन लगा रहे हैं, साथ ही साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। सो जो अभी मैंने वीडियो दिखाई उसमें फोर्स तो अपन ने लगा दिया कितने भी न्यूटन का, लेकिन जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा, मतलब जीरो ही रहा। सो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वो इनटू होके बाद में वर्क डन को भी जीरो कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन हुआ ही नहीं। सो इस एग्जांपल से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो या फिर फोर्स भी ना हो सो वो वर्क डन नहीं कहलाएगा, मतलब वो ज़ीरो हो जाएगा और उसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर कोई दबाव भी नहीं हुआ, तब वो हिला तक नहीं। सो दिस इज द लास्ट वन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको दूसरी और कोई सी मेरी नई वीडियो की अपडेट चाहिए सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो मेरी अनदर वीडियोस इधर आ रही है, देख लो यार, ये भी अच्छी है।